हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 28 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस देखने चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि क्वेश्चन है, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहार पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो देखिए, इसमें कह रहा है, ऑप्शंस दिए हैं, भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी नैतिक विकास का क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। नैतिक विकास का अर्थ है सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच अंतर करना सीखना। नैतिक विकास सामाजिक अपेक्षाओं तथा मानदंडों से प्रभावित होता है। इसमें एक व्यक्ति इस आधार पर निर्णय लेता है कि उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो विकास से सिर के पैर की ओर होता है। देखिए, विकास पूर्वानुमेय है, ये नहीं बताता है। विकास परिपक्वता सीखने का एक उत्पाद है, ये भी नहीं। विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। विकास के बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन एक बार समझ लीजिए आप लोग, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए। कह रहा है, विकास के दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। सर्वप्रथम बालक का सिर विकसित होता है तथा सबसे अंत में उसके पैर। यही बात उसके आगे के नियंत्रण पर भी लागू होती है, अर्थात बालक के जन्म के कुछ समय बाद सिर उठाना प्रारंभ करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है, फिर धीरे धीरे खिसक कर चलने लगता है। वह पैरों के बल 1 वर्ष की आयु में खड़ा होने लगता है। इसलिए विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये असर्शन और रीज़न वाला है। इसमें कह रहा है, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। अब इसमें सही विकल्प आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए, ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या है, या फिर ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं। तो देखिए, ये क्या था, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये सही हो जाएगा। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। एक्सप्लेनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है। देखिए, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, जिससे कि वे बच्चे की कमियों, रुचियों, आवश्यकताओं को जानें तथा उनके अनुसार समाधान व अनुकूल सामग्री उपलब्ध करा सकें, जिससे कि ऐसे परिवेश का निर्माण कर सके जिसमें बालक का अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, क्योंकि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। अतः ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त होती है। मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक चरण कहते हैं। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूहों और उपसमूह में वर्गीकृत करने लगते हैं तथा संख्या, क्षेत्रफल, आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित कर लेते हैं, अर्थात उनमें भार, नापतोल की जानकारी व समझ आ जाती है। इस चरण में बच्चों में वर्ग समावेशन की अवधारणा भी आ जाती है तथा वे एक साथ एक ही समय पर विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के में सक्षम भी इसी चरण में होते हैं। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचते हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें देखिए, परिकल्पनात्मक रूप से जब बच्चे सोचेंगे तो वो होगी स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, मीन्स औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए जरा इसका भी एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं। यह अवस्था
अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होती है। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस चरण में बच्चों की मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर विकसित किया जा सकता है, जिससे वे काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त सोच विकसित हो जाती है तथा वे गणितीय समस्याओं की संरचना को समझने में भी सक्षम हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपने खूब पढ़ा होगा इस वाली चीज़ को कि स्कैफोल्डिंग मीन्स पाड़ का काम करना चाहिए। जहाँ पे बच्चा फंस रहा है वहाँ पर उसकी हेल्प करनी चाहिए। देखिए, इसमें कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को पाड़ स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग बालक को सीखने में एक ऐसी सीढ़ी की भांति कार्य करता है जो उसे शिखर तक ले जाता है और उस शिखर पर पहुंचकर बालक अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। यह पाड़ छात्र के अनुभव, कौशल व ज्ञान का उत्तम विकास हेतु अत्यंत आवश्यक तथा इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से संज्ञानात्मक विकास करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है लेव वाइगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्होंने किस पर बल दिया था? सांस्कृतिक उपकरणों पर। यहाँ पर डी देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, आइए देखिए, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों हेतु वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है तथा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है। बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण व भाषा होती है, जिसके द्वारा बालक का संज्ञानात्मक व संपूर्ण विकास होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया? कोनार्ड, लॉरेंज, सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक एरिक्सन। तो इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब जरा इनका सिद्धांत एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इन्होंने अपने इस सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं: पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। पहली अवस्था होती है देखिए दंड और आज्ञापालन, पहले में 4 से 10 वर्ष दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, सहायक विनियमन अभिविन्यास। दूसरे में होते हैं 10 से 11 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून व्यवस्था अभिविन्यास। और उत्तर परंपरागत अवस्था सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौम सिद्धांत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी असर्शन रीजन का है। इसमें कह रहा है क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तर्क है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। शिक्षण जो है शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भी दायित्व नहीं निभाता है, ये बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। इस विधि में बच्चों की इंद्रियों को उत्तेजित कर व्यवहारिक गलतियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें बच्चों का काम केवल नोट्स लेकर पढ़ने और सुनने का नहीं होता, बल्कि उन्हें कई अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाया और सिखाया जाता है। इस पद्धति का उद्देश्य छात्रों को विविध ज्ञान और अनुभव प्रदान करना है, जिससे उनके ज्ञान और कौशल और मूल्यों का निर्माण हो सके। इस पद्धति में शिक्षक की भी बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जो रीज़न तो है वो गलत हो जाएगा और ए जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, या फिर क्या सभी बुद्धियों में बुद्धि का स्तर समान होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बुद्धियों का अस्तित्व होता है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। देखिए पहली कह रही है भाषागत बुद्धि, तार्किक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, देशिक बुद्धि, शारीरिक संवेदिक बुद्धि, गति संवेदिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्रतिवादी बुद्धि। अब इस तरीके से 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार से देखते हैं। अब भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। देखिए बाधक तो है नहीं, तो यही बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, लेव वाइगोत्स्की भाषा को एक सांस्कृतिक उपकरण के रूप में देखते हैं जो अधिगम को सुसाधित करती है। वाइगोत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक, आइए आगे देखते हैं, कह रहा है बालक
यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान को प्राप्त करता है तथा अपने विचार या भाषा का विकास करता है, अर्थात भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। अतः इस प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े तथा लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसको बढ़ावा देता है। देखिए ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है, जेंडर स्टीरियोटाइप मीन्स लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है। लिंग रूढ़िबद्धता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई वह धारणा है जो समाज की विशेषताओं, व्यवहार और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। अतः यह स्त्री पुरुषों व लड़कों लड़कियों के भेद उत्पन्न करती है। इस धारणा के अनुसार पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाता है, यह इसलिए उनकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है तथा लड़कियों को स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि घरेलू कार्यों में महारत हासिल करें। ठीक है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती हैं उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह क्या करे। अब देखते हैं ऑप्शन ए कह रहा शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए, बहुत सख्त नियम तो कभी नहीं बनाना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। ये बहुत ही अच्छा सटीक ऑप्शन है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें, जिससे कि बच्चे अपने स्तर के अनुकूल शिक्षण प्राप्त कर सकें व एक प्रभावशाली कक्षा कक्ष का निर्माण हो सके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों का नामीकरण, या फिर कह रहा है समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, या फिर कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझना, और या फिर कह रहा है कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन। देखिए सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है, पॉजिटिव ऑप्शन है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, इसलिए सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, शैक्षणिक उपलब्धियों व छात्रों के प्रेरणा स्तर में सुधार लाना है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को खोजना, उनका निदान करना तथा नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। कह रहा है अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगम का जो मूल्यांकन है वो अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, मीन्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग से असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाता है, इसलिए ए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करने पर अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अधिगम के लिए मूल्यांकन आकलन मूल्यांकन का वह प्रकार है जो छात्रों को सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करता है। यह छात्रों की रुचियों व योग्यताओं को जानने में सहायक होता है, जबकि अधिगम का आकलन में शिक्षक पूरी संकल्पना का अध्ययन करवाने के बाद अंत में आकलन करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाता। अब देखिए जरा, सबसे बेस्ट हो जाता है जो अधिगम के लिए आकलन होता है। ठीक है, अधिगम के लिए जो आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, वही सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, जो टीचर जब भी टीचिंग लर्निंग चल रही है प्रोसेस, उसी के दौरान जो भी बच्चों की गलतियाँ होती हैं, जहाँ पे उनको दिक्कत हो रही होती है, वहीं पे उनकी गलतियों को भी सॉल्व कर देता है, इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग सबसे बेस्ट होता है। तो ठीक है, आप 15 क्वेश्चंस को खूब अच्छे से पढ़िएगा। इसके नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चंस हैं वो लेकर आएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।